और वर्क्स एंड सर्विस वाले उसको कंप्लीट करके फिर हमें हैंड ओवर करते हैं। जो उन्होंने घर हमें हैंड ओवर कर दिए हैं वो हमने उन जो बेनिफिशरीज थे उनको हैंड ओवर कर दिए हैं। बाकी जिन पे काम चल रहा है, बन रहा है, वो हमने उनको वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट को भी लिखा है, फाइनेंस को भी लिखा है। और क्योंकि ये पिछले 2-3 सालों से 2 सालों से कोविड का भी इशू है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स हैं, और फेडरल गवर्नमेंट ऐसी आई हुई है कि उनसे टैक्स कलेक्शन होती नहीं है, पैसों की बहुत कमी है। और जब भी पैसों की कमी आती है तो सिंध की पैसे जो है अक्सर वो काट लिए जाते हैं। तो इस हवाले से जो हमारी डेवलपमेंट है वो ज़ाहिर है उससे फिर मुतासर होती है। Question number 4508, Sarwat Fatma Saiba again. Again, on behalf of Sarwat Fatma. Again on her behalf. 4508. Answer may be taken as read. Sir, again, it's a very important और I think बहुत अच्छी स्कीम नज़र आ रही है जो कि अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग है मैरीन एंड इनलैंड फिशरमैन की। तो ये क्वेश्चन पूछा था मोहतरमा ने, फातिमा ने, और आपने अगेन यहाँ जो आंसर दिया है वो आपने कहा है कि नो एनी स्कीम अबाउट अवेयरनेस ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो सर क्यों, वाई? मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि ये शायद 2017 में कुछ ऐसा आपने कहा है कि अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंट 2017। तो ये है तो बहुत ज़बरदस्त स्कीम, लेकिन इसके बारे में क्यों आप कह रहे हैं कि ये नहीं है? आपने आंसर में ये कहा नो एनी स्कीम अबाउट। जी, आपने पूछा है कि 2017 में, हाँ, ये आपने फिर आगे बोला है कि कैपेसिटी बिल्डिंग एंड में, उसमें चाहे मैरीन में हो या इनलैंड में हो, फिशरीज डिपार्टमेंट में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं तो वो बताएं। 2017 में हमने आपको जवाब दिया है कि हमारे पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है। और मुझे नहीं मालूम कि आप किस स्कीम को फोकस करना चाह रहे थे और किस स्कीम का जवाब लेना चाह रहे थे। आंसर में आपका लिखा हुआ है कि ये अप्रूव हुआ है डिपार्टमेंट से 2000। सर वो थोड़ा अपना टाइपिंग की मिस्टेक है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है। प्रिंटिंग मिस्टेक है? जी जी सर, प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप अपनी डिपार्टमेंट को प्रिंटिंग सिखाएं क्योंकि सर वो ये ऐसी मिस्टेक्स ना करें। मिस्टेक बहुत बड़ी इट है। शुड नॉट कम इनटू द सेक्रेटेरिएट विद मिस्टेक जो करेंगे तो देन इट इज़ नॉट राइट कि वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं और हमारे मेंबर्स को भी गलत इन्फॉर्मेशन मैं खुद हैरान हो गई जब मैं पढ़ रही थी। यू काइंडली लुक इनटू इट एंड आस्क योर सेक्रेटरी कि ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक्स करके और फिर हमें सेक्रेटेरिएट नहीं भेजना। सर उन्होंने नीचे सिर्फ अप्रूव्ड लिख दिया है, ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है। फिर भी ऊपर तो उसकी थोड़ी गलती हो गई है, उसकी हम माजरत नीचे कैसे लिखा हुआ है कि अप्रूव हुआ था? चाहते हैं सर। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि अप्रूव हुआ था डिपार्टमेंट से। जी जी बिल्कुल सर, इट शुड नॉट कम ऑन दैट। जब वो कह रहे नहीं है तो बस नहीं है, नीचे इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। सर ये बिल्कुल गलती है, मैं बिल्कुल उसको एडमिट करता हूं। You should find who is your secretary? सर एजाज मैसर साहब है जी, एजाज मैसर साहब। हाँ, उनसे आप बात करें, उनको समझाएं। इधर अगर बैठे हुए हैं, जी बैठे हुए हैं सर, अब बैठे हुए हैं तो उनको आई होप नहीं यू तो फिर लर्न सर आज नॉट आकर आ टू गया। सेंड मिस्टेक्स इन द हाउस आज because छप this के आया house is फिर भी meant नहीं for देखा। perfection, not for mistakes. So kindly look into it now. Anybody else? अब दूसरा सवाल है आपका? नहीं सर, बस वो कह दिया उन्होंने। Okay. Now question number 4509. आंसर में भी टेकन एज रेड। मैं बोलूं तो सही, इतनी जल्दी भारी साहब। 4509 जी जी, आंसर में भी टेकन एज रेड। दोबारा उठना पड़ा ना आपको, देखें। ये भी क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ फैक्ट दैट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रेनोवेशन ऑफ कराची हार्बर हैज़ बीन अप्रूव्ड। अच्छा, ये आपने बता दिया कि ₹555.9 स्कीम थी। स्कीम जो है वो आप कह रहे हैं कि द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सच वर नीचे आप बता रहे हैं और कंप्लीट हो गई है। अच्छा बताइए मिनिस्टर साहब कि जो मैं ये देख रही हूँ प्लास्टिक फ़िश क्रैट्स हैं 2000 क्रैट्स हैं 20,000 हैं, इंसुलेटेड प्लास्टिक कंटेनर्स हैं। तो ये फ़िश क्रैट्स क्या होते हैं, थोड़ा ये भी बताइए। और इंसुलेटेड प्लास्टिक जो कंटेनर्स हैं वो 1500 हैं। जो कैपेसिटी टोटल आप बता रहे हैं
क्या ये इनके लिए तादाद काफ़ी है? और ये चूँकि बहुत पुरानी स्कीम है तो मैं उस हिसाब से इसलिए पूछ रही हूँ कि ये तब की तादाद है या इसमें आपने कुछ इंक्रीज़ किया है? जी बिल्कुल, आपका सही सवाल है। ये 2011 जी फिश क्रेट्स है, 2011 और 12 में ये स्कीम बनी थी। ये 507.865 मिलियन की स्कीम थी और इसमें कुछ इक्विपमेंट्स थे जो हमने लोगों को दिए। और इसमें ख़ास तौर पे फिर मैं अगेन कहूँगा कि यूरोपीय यूनियन वालों ने एक्सपोर्ट हमारी बैन कर दी थी कि हम यहाँ से नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने उसके हवाले से फिर हमने ये स्कीम बनाई। उसमें होता ये था कि पहले रफ़ हैंडलिंग हुआ करती थी। जब बोट से ये हार्बर पे आपकी फ़िश आती थी तो उसके हैंडलिंग का प्रॉपर सिस्टम नहीं था। उसको प्रॉपर हैंडलिंग के लिए हमने फिर ये प्लास्टिक क्रेट लाए और उन क्रेट्स में ये चीज़ें वहाँ से बोट से फिर शिफ्ट होती हैं हार्बर पे। और फिर इनको ये जो हमने कंटेनर बनाए हैं ये बेसिकली हमारे आइस बॉक्स टाइप कंटेनर होते हैं और फिर इनमें इनको शिफ्ट किया जाता है जहाँ से वो प्रोसेसिंग यूनिट में जाते हैं। तो ये प्रॉपर उसको हैंडल करने के लिए ताकि वो चीज़ें हाइजीन रहें, उनमें कोई प्रॉब्लम ना रहे, वो वहाँ पे ख़राब ना हो, वहाँ पे क्वालिटी की और जो वहाँ पे छानबीन होती थी कि कौन सी फ़िश जो है वो प्रोसेसिंग में जानी चाहिए और कौन सी जो है वो लोकल मार्केट में जानी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो उनका हैंडलिंग का सिस्टम था वो बड़ा ख़राब था, तो उसको हमने बेहतर किया। उसमें ये काफ़ी चीज़ें हमने दी। ये प्लास्टिक फ़िश क्रेट्स हैं, ये बड़े क्रेट्स हैं जो फ़िश को उठाने के लिए वहाँ से लोड और अनलोड करने के लिए होते हैं। और जो इंसुलेटेड प्लास्टिक कंटेनर्स हैं ये कोई तकरीबन ये सारी एक जो हार्बर पे हमारी फैसिलिटी है वहीं पे हमने ये चीज़ें प्रोवाइड की। जो वहाँ से आते हैं अपना बोट्स जो वहाँ पे आती हैं उनकी जो फिशिंग एक्टिविटी करने के बाद, अच्छा फिर प्लास्टिक बास्केट्स हैं और फिर हमने वहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड फोक लिफ्टर्स हमने रखे ताकि वो जो सारी चीज़ें थी उनकी जो हैंडलिंग थी वो प्रॉपर हाइजीनिक होनी चाहिए। तो ये दुनिया के कुछ बने बनाए असूल हैं। जहाँ पे भी ये प्रोसेसिंग की तरफ आपको जाना होता है तो फिर कुछ चीज़ें आपको अपनानी पड़ती हैं ताकि वो चीज़ें हाइजीनिक रहें और वो चीज़ें ख़राब ना हो, उनमें कोई फंगस ना लगे, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उस हवाले से ये सारी चीज़ें की और उसके बाद हमने और चीज़ें भी काफ़ी की हैं। अब जैसे लार्ज बोट्स है उनको हमने बोट्स दी हैं, हमने उनको बनाया, फिर मुख्तलिफ और चीज़ें भी हैं। और इससे जो हमें फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि न सिर्फ यूरोपीय यूनियन वालों ने एक्सपोर्ट खोल दी बल्कि उन्होंने हमारी कुछ कंपनीज़ जो है, हमारी 2 कंपनीज़ उन्होंने रजिस्टर भी की और उन्होंने फिर यहाँ से प्रोसेस करके वहाँ पे उन्होंने एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दी। और जिसके नतीजे में न सिर्फ ये स्कीम बल्कि इसके बाद हमारी एक स्कीम और भी बनी है जो जिस स्कीम पे अभी भी काम चल रहा है। और वो स्कीम जो है उसमें हम बिल्कुल नए तरीके से अपने हार्बर को बना रहे हैं ताकि हम पूरी दुनिया में हाइजीनिक फ़िश एक्सपोर्ट कर सके। तो ये सारा सिलसिला है जो आपको बताया। ठीक है मिनिस्टर साहब, आपने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन मैं ये पूछना मेरा मकसद ये था क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन आया था, बहुत पहले मैंने भी पूछा था और तादाद तकरीबन वही बताई गई है जो बहुत पहले बताई गई थी। तो मेरा मकसद ये था पूछने का कि अब चूँकि 2012 में कंप्लीट हुई और उसके बाद ये आप रहे, तो ये तादाद तब से इतनी है या आपने फिर इसमें कुछ इजाफा किया है? क्योंकि लाजमी है उसी पर मखसूस तो नहीं चल सकता ना वहाँ पे जो आप माहीगिरों को दे रहे हैं, इन चीज़ों में इजाफा हुआ या नहीं? और वो आप फिर अपना इसमें जवाब दीजिएगा। दूसरा मेरा सप्लीमेंट्री है कि ये जो नीचे अपग्रेडेशन आप मॉडिफिकेशन और फिशिंग बोट्स के लिए बता रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। मैं भी समझना चाह रही हूँ कि लार्ज बोट 200 नंबर्स, फिर 75 to 25 कॉस्ट शेयरिंग, फिर आप कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध और बोट ओनर्स, तो ये तीनों का ज़रा डिटेल बताइए ताकि ये पता चले क्या किस तरह इनकी शेयरिंग है। ये इसमें जो बोट्स थी, क्योंकि फ़िशिंग एक्टिविटी तभी बढ़ सकती थी, हमारी एक्सपोर्ट तभी बढ़ सकती थी
उसमें हमारी जितनी बोट्स हैं उनको भी हम थोड़ा बेहतर बनाते और उनका जो सिस्टम है, उनके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको थोड़ा इन्हांस करना था ताकि बेहतर से बेहतर उनको बनाया जा सके। फिर उसमें हमने कुछ सिस्टम्स लगाए, उसके अंदर जो फिशिंग होती है उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको किस तरीके से बनाया जाए ताकि वो हाइजीनिक रहे। तो उसमें काफ़ी ये बोट्स वगैरह इनके साथ मिलके फिर गवर्नमेंट ने 75% जो लार्ज बोट्स थी, लार्ज बोट्स हमारे पास जो मैक्सिमम बोट्स है वो 100 फीट की होती है और 100 GRT की होती है। तो इस तरह उनके पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि एक स्मॉल बोट होती हैं, फिर मीडियम बोट होती हैं, फिर एक लार्ज बोट होती हैं, क्योंकि हम जो फिर उस लाइसेंसिंग का भी एक सिस्टम बना हुआ है कि कौन सी बोट किस उसमें क्राइटेरिया में आती है और उसकी कितनी फ़ी बनती है और उसको हम अलाउ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और हमारी क्राइटेरिया से जिसका स्पेस बढ़ जाता है उसको हम अलाउ नहीं करते, उसको हम लाइसेंस नहीं देते। तो ये डिफरेंट 3 कैटेगरीज है और उस कैटेगरीज में क्योंकि वो जितनी बड़ी बोट थी तो उस हवाले से फिर ये जो छोटी बोट्स थी, जितनी बड़ी बोट्स थी उनका बड़ा बिजनेस था, उनको गवर्नमेंट ने 75% दिया और फिर जो स्मॉल बोट्स थी फिर उनको हमने 90% सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। ये शेयरिंग बेस पे हुआ कि 10% उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और 90% गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की और उनकी सारी जो बोट्स थी वो उसी जो रिक्वायर्ड जो क्राइटेरिया था उसके मुताबिक हमने बनाई। सर थर्ड सप्लीमेंट्री है जो आपने नीचे बताया कि सी सर्वे एंड फिश फिजिबिलिटी स्टडी जो आपने रिहेबिलिटेशन और रेनोवेशन ऑफ कराची फिशर हार्बर, ये जो आपने करवाई ये कब करवाई थी और इससे आप समझ रहे हैं कि इस सर्वे के बाद कुछ फ़ायदा हुआ है तो वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, इस स्कीम के बाद और फिर हमने एक दूसरी स्कीम और भी दी है, अब भी उस पर काम चल रहा है। इससे हमें जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि जो बैन था वो लिफ्ट हो गया और उसके बाद 2 हमारी कंपनीज यूरोपीय यूनियंस वालों ने रजिस्टर की और 2007 में 135 मेट्रिक टन टोटल हमारी फ़िश जो है वो एक्सपोर्ट हो रही थी और आज हमारी जो है ये 451 मेट्रिक टन बल्कि ये 198 मेट्रिक टन जो है ये एक्सपोर्ट हो रही है। और यहाँ पे उन दिनों में अगर हम पैसों की मद में देखें तो ये कोई US डॉलर्स मिलियंस में 213 मिलियंस US डॉलर्स जो है हमारी एक्सपोर्ट हो रही थी और आज जो है वो 451 मिलियन डॉलर्स जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये उससे फ़र्क आया है क्योंकि इससे आपने जब काफ़ी चीज़ें बेहतर कर दी हैं तो आपके पास नए जो वेन्यू हैं वो एक्सप्लोर हुए हैं और वहाँ से आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हैं तो वो भी सारी ये चीज़ें हम उनको दे रहे हैं और माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। Question number 5198, Rana Ansar Sahiba. She is not here. Question number 5199, again Rana Ansar Sahiba. She is not here. Sir, behalf of Rana Ansar Sir. जी Sir, behalf of Rana Ansar. सर ये जो क्वेश्चन पूछा है 5199, जी सर, ये उन्होंने पूछा था कि वेटनरी जो डॉक्टर्स हैं उनकी हाउस जॉब का कोई तरीका है और कोई स्कॉलरशिप या उनकी तनख्वाह दी जाती है। तो आपने जो मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया उन्होंने बिल्कुल नो, कोई हाउस जॉब का तरीका नहीं है और हाउस जॉब के दौरान कोई स्कॉलरशिप। अगर ये नहीं है तो फिर क्या तरीका है, मतलब इनको किस तरह ट्रेन किया जाता है, क्योंकि ये जानवरों के लिए भी बहुत बड़ी ये रिस्क है उनके लिए कि अगर वो जैसे हाउस जॉब करके डॉक्टर्स जाते हैं तो वेटनरी डॉक्टर्स का जो भी डिग्री लेते हैं उसके बाद क्या ऐसा तरीक़ाकार है प्रैक्टिकली कि फिर वो जाएं और हॉस्पिटल्स में जाकर जॉब करें। जी बिल्कुल, जॉब
जो दिया है वो कैटेगरी यही है कि हमारे यहाँ कोई हाउस जॉब नहीं होती, और ये शुरू से लेके अभी तक जो सिस्टम बना हुआ है उसमें हमारे जितने DVM डॉक्टर्स हैं वो वहाँ से डिग्री लेते हैं, उसके बाद वो मुख्तलिफ प्राइवेट जो इदारे हैं उनके पास जाके काम करते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं तो उनमें अप्लाई करते हैं। फिर जब हमारे पास वो अप्लाई करते हैं तो उसमें पहले तो ये सिस्टम था कि जो हमारे रिसर्च फार्म्स हैं या हमारी जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं वहाँ पे उनको अपॉइंट किया जाता था, लेकिन अभी भी हमने ये सोचा है कि डिफरेंट उनको पोस्ट पे भेजने से पहले अभी मैंने रिसेंटली उसमें ये किया है कि अभी क्योंकि हमने कोई लगभग 527 डॉक्टर्स जो हैं वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हम अपॉइंट कर रहे हैं, और उसमें जितने डॉक्टर अपॉइंट्स होंगे उनको हम डिफरेंट फार्म्स पे, चाहे वो प्राइवेट फार्म्स हों या गवर्नमेंट के फार्म्स हों, उन पे उनको भेजेंगे। और इस चीज़ पे भी हम काम कर रहे हैं कि हाउस जॉब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या फिर इंटर्नशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हाउस जॉब तो मेरे ख्याल में ये हमने मेडिकल जो डॉक्टर हैं उनके लिए ये एक टर्म बनी हुई है, और पंजाब वालों ने, क्योंकि ये सवाल शायद इस हवाले से भी आया हो कि पंजाब वालों ने फिर वहाँ से एक टर्म ले ली है। उसमें हुआ ये है कि जो सेक्रेटरी हेल्थ थे वो अब सेक्रेटरी लाइव स्टॉक बने हैं, तो उन्होंने आके ये रखा है कि भाई यहाँ पे भी हाउस जॉब होनी चाहिए। वैसे अदरवाइज़ यहाँ पे पहले नहीं थी, इंटर्नशिप होनी चाहिए। और जितने हमारे पास, क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग्स रखी होती है उसकी मेन वजह यही होती है कि जो हमारे पास नई अपॉइंटमेंट्स आती हैं हम उनको फिर अपने तरीके से ट्रेन करते हैं, उनकी इंटर्नशिप करवाते हैं मुख्तलिफ फार्म्स पे। हमारे रिसर्च फार्म्स हैं, लाइव स्टॉक के फार्म्स हैं, हमारी डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, हमारे वैक्सीन सेंटर हैं जिनको जहाँ जहाँ यूटिलाइज़ करना होता है, फिर पोल्ट्री है, हमारी फिशरीज़ है, उन सब में हम उनको फिर लगाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उनकी ट्रेनिंग्स करा के फिर उनको पोस्ट करते हैं और अपना काम में वो लगते हैं। अच्छा, ठीक है। आपने अभी बताया कि आप अभी चाह रहे हैं कि नेक्स्ट उसमें आप जो भी अपॉइंटीज़ आएंगे उनको आप फिर फॉर्म्स में भेजेंगे और वहाँ जाकर ये लोग वहाँ से ट्रेनिंग लेंगे। वो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स होंगे, फार्म्स जो भी हैं। तो अब आपने सोचा है कि जब आप उनको भेजेंगे तो उनको कुछ ऐसा स्कॉलरशिप या जो भी दिया जाता है, जैसे हाउस जॉब पे दिया जाता है, पेड भी होती है, अनपेड होती है, तो कुछ ऐसा सोच रहे हैं? और दूसरा मुझे ये बताइए मिनिस्टर साहब कि ये जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, आपके पास इस वक्त टोटल तादाद है हमारी सिंध में कितने हैं? जो टोटल सिंध में टोटल कितने वेटनरी डॉक्टर्स जो आपके पास रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट लेवल पे? देखें, आपने जो पहले कहा कि भाई आप फिर उनके बाद जो उनको ट्रेनिंग देंगे या हाउस जॉब कराएंगे तो उसमें आप उनको क्या देंगे इंसेंटिव। ये हाउस जॉब करवाना ये क्योंकि पूरा एक सिलेबस का हिस्सा होता है, यूनिवर्सिटीज़ उनको पढ़ाती हैं, फिर उसके बाद वो जाके हाउस जॉब करते हैं, फिर वो गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट वाले शायद उनको कुछ देते हैं, स्टाइपेंड वगैरह देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ जो अब तक यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड है वहाँ पे जो सिलेबस बने हुए हैं उनमें ये चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें डालने के लिए फिर हमें इन सारी चीज़ों पे काम करना होगा और इन चीज़ों को फिर हमने मेंटेन करना होगा। और जहाँ तक जॉब मिल जाने के बाद उनको तो फिर जॉब होती है, वो अपनी सैलरी ले रहे होते हैं, फिर हम उनको मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाते हैं, ट्रेनिंग्स करा के जिन जिन चीज़ों में हमें ज़रूरत होती है उनमें भेजते हैं। जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है कि हमारे पास कितने DVM डॉक्टर्स हैं, इस वक्त तक हमारे पास तकरीबन 850 सिंध में DVM डॉक्टर्स हैं, जो कि बहुत ही कम है। हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए और इसके लिए हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को काफ़ी बार लिख चुके हैं कि हमारे पास वैकेंसीज़ पड़ी हैं, आप हमें उनकी इजाज़त दें, और फाइनेंस ने हमें इजाज़त दी है। हम 527 डॉक्टर जो है उसमें और अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन ये भी कम है। मैं कहता हूँ कि जहाँ पे ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं ये तकरीबन यूँ समझ लें कि कोई 60,000 जानवरों पे एक डॉक्टर बनता है, तो 60,000 जानवरों को एक डॉक्टर कैसे देख सकता है? तो इसमें काम करना चाहिए। और पूरी दुनिया वन हेल्थ पे चली गई है। अगर आप जो सब्ज़ी खा रहे हैं, जो गोश्त खा रहे हैं, जो दूध पी रहे हैं, अगर वो सेहतमंद नहीं होगा तो फिर इंसान भी सेहतमंद नहीं रहेगा, फिर इंसान पे आप खर्चा करते फिरेंगे। उससे बेहतर ये है कि उसकी जो उसकी खाने पीने वाली चीज़ें हैं उन पे आप ज़्यादा अहमियत दें
वो अनफॉर्चुनेटली वो पूरी दुनिया में नहीं दी जा रही, और फार्मर्स जो है वो पूरी दुनिया में पिस रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बेहतरी से बेहतरी जितनी हो सके ला सके। अच्छा लगा मिनिस्टर साहब कि आपने ये चीज़ खुद ही कन्फेस भी की और बताई हाउस को, और ये एक बहुत हॉरिबल कंडीशन है कि 60,000 एनिमल्स जो डिफरेंट है उन पर एक डॉक्टर का होना, ये एक लम्हे फ़िक्रिया है। और इस वक्त तक क्यों नहीं हुआ, अभी इसमें क्यों इतनी कोताही बरती गई कि जानवरों को इतनी भी अहमियत नहीं दी गई कि 60,000 जानवरों पर एक डॉक्टर, उस डॉक्टर की क्या हालत होगी। अच्छा, सिर्फ ये बता दीजिए मिनिस्टर साहब कि जितने भी 800 आपके पास वेटनरी डॉक्टर्स हैं, क्या ये सब कंफर्म है? क्योंकि हमारे पास बड़ी मैसेजेस और वो आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कंफर्म नहीं किया जाता, और इनकी तमाम जो भी सैलरी के हवाले से रिक्वायरमेंट्स हैं जो इनकी मिलना चाहिए वो तमाम इनको मिल रहा है या नहीं, ये ज़रा ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में बड़ी इस वक्त मीडिया पे भी है, सोशल मीडिया पे। देखें, जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं ये सारे कंफर्म हैं, और ये कुछ अर्सा पहले ये खबरें चलती थी, मेरे आने से पहले जो लास्ट असेंबली थी, लास्ट असेंबली में ये हुआ था कि एक्ट पास हो गया था कि जितने डॉक्टर्स हैं इन सारे डॉक्टर्स को कंफर्म किया जाए। फिर 2018 में इलेक्शन हुई, तो 2018 में मैं मिनिस्टर बना, तो हमने पहली कोशिश ये की, उसमें तकरीबन 150 डॉक्टर थे जो कंफर्म नहीं थे, और उन 150 डॉक्टर में से कुछ डॉक्टर्स ने अपनी फील्ड चेंज कर ली और वो डिपार्टमेंट छोड़ के चले गए। 132 डॉक्टर हमारे पास थे जिनको हमने कंफर्म कर लिया है। इस वक्त हमारे पास जितने डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे कंफर्म हैं, और वो सारे के सारे अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5391, आरिफ जतोई साहब। क्वेश्चन नंबर 5954, खुरम शेर जमान साहब। Question number 5954. Answer may be taken as read. स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब जवाब में फरमा रहे हैं कि नो सपोर्ट मेजर्स एग्जिस्ट फॉर फिशरमैन बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फिशिंग ड्यूरिंग जून एंड जुलाई। सो ये बताना चाहेंगे कि सिंस कोई इनको सपोर्ट नहीं दिया जाता है तो क्या रीजंस क्या हैं, कोई ऐसी ख़ास वजूहत है जिन वजूहत के बिना पे इसको अवॉइड किया जाता है? डोंट यू थिंक कि एक इम्पॉर्टेंट है कि इस मेजर को लेना चाहिए? वो तो बता रहे हैं ना, क्योंकि जून एंड जुलाई में हाई टाइड होती है तो उनको अलाउ नहीं करते हैं कि वो जाके हाई टाइड में फिशिंग करें। आई थिंक दिस इज द पॉलिसी विच इज़ बीन गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हाई टाइड में ये चीज़ें नहीं होती हैं। आई डोंट नो यहाँ पे सर, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इस सीज़न में हाई टाइड होती है और ये रफ उसमें जो सी होता है जिसकी वजह से लोग नहीं जा सकते, और दूसरा इशू जो है वो ब्रीडिंग है। और ब्रीडिंग में अब ये नहीं है कि हमने सारी की सारी स्पेशीज़ उनमें बैन की हुई है, सारी की सारी स्पेशीज़ बैन नहीं है। उसमें बैन ये इनलैंड फिशरीज़ पे भी होता है और ये मैरीन पे भी होता है, लेकिन उसकी चंद स्पेशीज़ हैं जो बैन होती हैं, बाकी नहीं होती। लेकिन वो जाते इस वजह से नहीं है कि सी बहुत रफ होता है और हाई टाइड की वजह से वहाँ पर उनको जाना जो है उनका मुनासिब नहीं होता, तो इस वजह से वो नहीं जाते। और चंद स्पेशीज़ हैं जो बैन है। हाई टाइड में आप ना जाया करें, क्योंकि यहाँ भी कभी कभी हाई टाइड आ जाती है तो उसमें जाने से तकलीफ हो सकती है। एनीवे, पूछे दूसरा सवाल। जी सर, ठीक कह रहे हैं हाई टाइड जी। कहते हैं ना लोग, हॉक्स बे पे, क्लिफ्टन बीच पे हाई टाइड होती है तो पानी राइज करता है, तकलीफ हो सकती है उससे। आज वैसे सुप्रीम कोर्ट ने टाइड को कंट्रोल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की तो देखें, आप उसको अगर क्रिटिसाइज करने के चक्कर में तो वो ना करें, सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस ना करें। जो हाई चल रहे थे वो सारे लोग वेलकम किया है उनकी डिसीजन। मैंने कहा ऐसा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई चल रहे थे सारे लोग हैं अभी। तो हाई ने उसी पे रहे और क्या किया।
केस हार गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि आइन के मुताबिक होगा, ये कह रहे हैं कि जी हम जीत गए। तो सब कुछ है, बस एक चीज़ नहीं है सर। ये समझ में नहीं आता कि वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस कोर्ट्स के बारे में। हम वेलकम ही करते हैं और आप अपना सवाल पूछें। जी सर, इनके ख्वाब सारे अधूरे रह गए, आज सुप्रीम कोर्ट ने काम कर दिया। छोड़ें ख्वाब, वो ख्वाब अधूरे सही, इंशाल्लाह आइंदा ये भी मौका नहीं मिलेगा। अगले ख्वाब इलेक्शन तो सर, सारे देखते हैं ना, आप लोग भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं। आज आपका मूड अच्छा है सर, मैं भी ख्वाब देखता हूँ। आज आपका मूड अच्छा मेरी है कोशिश ये होती है कि ख्वाब में अच्छी अच्छी चीजें आए, जी। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन जो लास्ट टाइम जो इंसिडेंट हुआ था, इट वाज वेरी बैड। और मुझे कुछ प्रेस के दोस्तों ने कॉल्स किए थे, उन्होंने कहा था कि आप फ़ोन को बैन कर दें हाउस में, क्योंकि आपकी तरफ से जिन्होंने बैठ के वो वीडियो बनाया था और उसको रिलीज़ किया था, तो उनका जो वो है गुजारा है वो इसी पे है, और आप उनके गुजारे पे भी लात मार रहे हैं। तो ये चीज़ आप ना करें, वरना मुझे मजबूर होके फ़ोन को बैन करना पड़ेगा हाउस में। एनीवे, आप सवाल पूछें। जी सर। अच्छा सर, मैं ये सवाल करना चाह रहा था बेसिकली कि जैसे कि जून जुलाई का महीना है स्पीकर साहब, तो इसमें इनका ज़ाहिर है कि इनका लाइवलीहुड है और इसी से इनका सारा गुजारा होता है। तो गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है ड्यूरिंग दीज 2 मंथ्स कि इनको किसी तरीके से कोई सपोर्ट किया जाए, कोई इनकी हेल्प की जाए? क्योंकि ये तो सर एक ऐसा काम है जो हमारे मछेरे ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, जैसे कि आज इन्होंने जो फ़िशिंग की, जो पकड़ा, और वही उन्होंने आज सेल करके अपने जो है गुजर बसर किया। तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की कि ड्यूरिंग दीज 2 मंथ्स, जून जुलाई, जिस वक्त ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसमें उनकी फैमिली को कोई हेल्प की जाए? जी सर, वो सिंधी में कहावत आहे, उठ न रुठा बोरा रुठा। ऐं ही केस में ही हुआ ऐं कोर्टनि में ही विया, वरी अॼु वरी असां ते तनक़ीद कनि पिया त उहा टाइट ख़तमु थी वई। ऐं ॿियो इहो त हिन में सही खे ॿुधाईंदो हलां त असां वटि टोटल 5 स्पेशीज़ आहिनि जिन ते बैन हूंदो आहे, बाक़ी बैन न हूंदो आहे। ऐं हुन में ख़ासि तौर ते ही 5 उहे स्पेशीज़ आहिनि जेके हिन सीज़न में जिन जी ब्रीडिंग थींदी आहे। हुन में कुरड़ो आहे, मोराखी आहे, थेरी आहे, डाई आहे, ऐं इनलैंड, हीअ इनलैंड जूं आहिनि, ऐं बाक़ी मैरीन जी जो आहे उहा श्रिम्प आहे। इन्हनि जी ब्रीडिंग थींदी आहे, सिर्फ़ु इहे हुन में बैन हूंदियूं आहिनि। बाक़ी जेके ब्रीड्स आहिनि उहे स्पेशीज़ आहिनि फिश जूं, उहे सॼियूं उहे हलंदियूं आहिनि, उन्हनि जो लाइवलीहुड हलंदो रहंदो आहे। ऐं मुंड खां वठी इहा पॉलिसी रही आहे ऐं उन पॉलिसी तहत हीउ कमु हले पियो। फ़िलहालु असां वटि अहिड़ी का बि स्कीम कोन्हे उन्हनि जे हवाले सां त जॾहिं बैन कयो वञे त उन्हनि खे उनजे एवज़ कुझु न कुझु ॾिनो वञे। जी सर। थर्ड सप्लीमेंट्री सर, इजाज़त है? आज आपकी गिनती भी ठीक नहीं चल रही है, मैंने कहा थर्ड सप्लीमेंट्री पूछ लूँ। जी, थर्ड सप्लीमेंट्री पूछ लूँ सर? आपकी मर्जी है, आपने आपके ऊपर है ना। पिछले सवाल में आपने 2 किया ना, आप थर्ड जो सवाल की है, इजाज़त नहीं दी आपने। आप पूछेंगे तो पूछेंगे, वरना कोई और पूछेगा। सर हाउस में थोड़ा सा इनको बताएं, अपनी बारी में सवाल बात करनी करें ना होती है। अपना, उनको आप छोड़ें, आप सवाल करें। जी स्पीकर साहब। अच्छा सर, थर्ड सप्लीमेंट्री मेरा ये है कि आज वैसे परेशान है सभी है, सारे परेशान हैं कि क्या हुआ इनके साथ, हाथ हो गया इन सबके साथ। अगर आप सप्लीमेंट्री नहीं पूछना चाह रहे हैं, खुशी का समय खत्म हो गया सर, खुशी का समय खत्म हो गया। आप सप्लीमेंट्री नहीं पूछना चाह रहे हैं तो आप बैठ उदासी आ गई है। आप कहां से कहां चले जाते हैं, इस तरह ना करें ना। जो सप्लीमेंट्री हो पूछें। गुजारिश सर मिनिस्टर साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ, इन्होंने फरमाया कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो खाली 5 स्पीशीज़ के हैं, तो ये किस तरीके से फिशरमैन को पता चलेगा कि ये जब वो जाल अपना फेंक रहे हैं तो खाली उन्हीं 5 मच्छियों की तरफ उनका जाएगा? बेसिकली रिस्ट्रिक्शन जो होती है वो तो जाहिर है कि उस महीने के अंदर तमाम स्पीशीज़ के लिए होती होगी। ये इनका कहना कि खाली 5 स्पीशीज़ हैं जिनके लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बाकी के लिए नहीं होती। तो जिसने जाके शिकार करना है उसे कैसे पता चलेगा कि उसके जाल में कौन सी मच्छी आएगी? सर उसमें सर मैं थोड़ा सा अर्ज रखता चलूँ, उनको आप ले जाएं, ये साथ दिखा दें।
ये बोनाफाइड जो फिशरमैन हैं और ये जो इंडिजिनस हमारे फिशरमैन हैं आबाओ अजदाद से काम करते आ रहे हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं। सारे लोग पीटीआई थोड़ी है, उनको पता ही ना हो। तो उन सबको पता है कि कौन कौन सी यहाँ पे हैं स्पेशीज़ हैं जिनको पकड़ना है, और वो खुद भी ये कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई स्पेशी वो ना पकड़ें जो उसका ब्रीडिंग सीज़न हो, क्योंकि अगर वो ब्रीडिंग सीज़न में पकड़ेंगे तो फिर आगे उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, और वो जब स्पेशीज़ डिप्लीट हो जाएंगी तो उनको रोज़गार नहीं मिलेगा। इसलिए वो खुद इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। और शायद पीछे चल के ये है, बिल्कुल हकीकत है कि एफए वालों ने यहाँ पे जो सर्वे कराया था उसमें हमारी काफ़ी स्पेशीज़ जो है वो डिप्लीट हो रही हैं, जिसकी वजह से आजकल हम इस पर ज़्यादा सख्ती करते हैं। लेकिन ये जो फार्मूला बना हुआ है, ये फार्मूला फिशरमैन और इन गवर्नमेंट सब ने मिल के बनाया हुआ है और पूरी दुनिया ने बनाया हुआ है, और पूरी दुनिया में ऐसा होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिंध में हो रहा है। जी, क्वेश्चन नंबर 5955। क्वेश्चन नंबर 5955। टेकन एज रेड। स्पीकर साहब ये फरमा रहे हैं मिनिस्टर साहब कि इट इज़ नॉट अ फैक्ट नो इलीगल फिश फार्म्स एग्जिस्ट इन द प्रोविंस। सो बेसिकली मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले ये तो हमें क्लियर करें कि लीगल कौन से हैं इनकी नज़र में और इलीगल कौन से हैं, किन को इलीगल कह रहे हैं किसको लीगल कह रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने सवाल किया है कि कोई इलीगल फार्म एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। यहाँ पे इलीगल का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो इस वजह से कि यहाँ पे प्राइवेट फार्मर्स हैं, और जो प्राइवेट फार्मर्स हैं वो अपने फार्म्स बनाते हैं। इलीगल एक्टिविटी मेरे ख्याल में इनके जहन में शायद ये सवाल आया हो कि कहीं पे कुछ पॉन्ड्स हैं, वहाँ पे लोगों के कब्जे तो नहीं है। जो नेचुरल डिप्रेशन पे फार्म्स बने हुए हैं, जिनको हम पॉन्ड्स कहते हैं, जो नेचुरल तरीके से पुराने ज़माने में थे, और जो हमारा पुराना लॉ था जिसके तहत हम उनको ऑक्शन किया करते थे, लेकिन फिर हमने वो ऑक्शन करने के बजाय हमने फिर नया लॉ हम उसमें लाए, और जो वहाँ के बोनाफाइड फिशरमैन हैं उनको हमने लाइसेंस दे दिए हैं। वो सारे के सारे अख्तियार रखते हैं। पहले ये था कि जिसको हम ऑक्शन करते थे उसका अख्तियार था, वो जिस फिशरमैन को ले आए वहाँ पे फिशिंग करवाए वही उसका मालिक होता था। लेकिन हमने गवर्नमेंट ने वो फ़ीस लेना बंद कर दी और गवर्नमेंट ने सबको ओपन कर दिया। उसके कुछ फ़ायदे भी हुए हैं कि जो फिशरमैन्स हैं उनको वहाँ पे रोज़गार मिला, लेकिन उसका एक पहलू तो इम्प्लीमेंट हो गया। हमेशा इसका जिक्र आता है और मैं ज़रूर कहता हूँ, उसका एक पहलू तो इम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तहरीक चली थी कि ये जितने पॉन्ड्स हैं इन पे कब्ज़े ख़त्म किए जाएँ। और फार्म्स और पॉन्ड्स क्या है? पॉन्ड्स वो हैं जो नेचुरल बने हुए थे, और फार्म्स वो हैं जो हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बनाए हुए हैं, और उसमें डिफरेंट स्पीशीज़ जो है हमने वहाँ पे पाल रखी है, और उसकी हम प्रॉपर टेक्निकल तरीके से उनकी लोग फार्मिंग कर रहे हैं, प्राइवेट लोग हैं उनकी फार्मिंग कर रहे हैं। कुछ हमारे फार्म्स हैं, कुछ पॉन्ड्स हैं। ये पॉन्ड्स भी पे तो हमने लाइसेंस दे दिए हैं। ये जितने फार्मर्स हैं, वो जो पॉलिसी थी वो ये थी कि वहाँ पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए, और वो सोसाइटी को अख्तियार दिया जाए, वो जितने फिशरमैन हैं वो सारे मिल के एक सोसाइटी बनाए, सारे उसके मेंबर बने, फिर उनके प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी जो सिलसिला था वो बने। वहाँ पे जितनी फ़िशिंग हो उसमें से थोड़ा वहाँ पे टैक्स लगाया जाए। फ़र्ज़ करें अगर हम 5% लगाते हैं, 6% लगाते हैं, तो 3% सिंध गवर्नमेंट को जाना चाहिए, 3% उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को जाना चाहिए जो उनकी वेलफेयर के लिए वहाँ पे खर्च करे। अनफॉर्चुनेटली ये जो पिछला हिस्सा था ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, क्योंकि फिर उनके एहतजाज आ गया कि नहीं भाई, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनाने जा रहे, हम टैक्स नहीं देना चाह रहे, हमें आप लाइसेंस दे दें, हम लाइसेंस पे ये काम करेंगे। तो वो जो आगे का नया आइन बनना था, लॉ बनना था, वो नहीं बन सका। लेकिन ये चीज़ें हो गई और वो वहाँ पे उनको हम लाइसेंस दे रहे हैं और उस लाइसेंस पे वो काम कर रहे हैं। जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। सर मैं इनसे मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि ये जो बता रहे हैं कि टेक्निकल प्रोसीजर्स ये बता रहे हैं कि होते हैं पॉन्ड्स के लिए, तो वो क्या है वो बताएं। क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया आपने सेट किया हुआ है कि जो पॉन्ड्स होंगे वो किस तरह के होने चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसमें
क्या क्या ऐसे एहतियाती प्रोसीजर्स लेने चाहिए, तो उसके ज़रा उसके बारे में बताएं। ये सर जो नेचुरल डिप्रेशन है उनकी भी कोई चौड़ाई लंबाई या मुकर्रर नहीं होती, वो नेचुरल तरीके से जो बने हुए हैं। फिर कहीं पे ये 2 एकड़ के हैं, कहीं पे 1 एकड़ के हैं, कहीं पे ये 200 एकड़ के भी हैं, शायद कहीं पे ये 200 एकड़ से भी ज़्यादा है। और जो लोग फार्म बनाते हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाते हैं। किसी ने एकड़ के चौथाई हिस्से पे बनाया हुआ है, किसी ने आधे एकड़ पे बनाया हुआ है, किसी ने 10 एकड़ पे बनाया हुआ है, किसी ने 200 एकड़ पे भी बनाया हुआ है। जिसके पास जितनी लैंड है, जिसके पास जितने वसाइल हैं, वो उस हिसाब से वो उन चीज़ों को बनाते हैं। हमारा काम है उनको टेक्निकल असिस्टेंट देना। टेक्निकल असिस्टेंट ये होती है कि अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए उस फार्म्स की मैनेजमेंट के लिए, तो हम वो उनको ट्रेनिंग दिला देते हैं। उनको अगर ये पता करना है कि कौन सी स्पेशीज़ हमें कहाँ पे रखनी चाहिए, पीएच लेवल उसका फार्म का क्या है, तो वहाँ पे कौन सी स्पेशीज़ ज़्यादा बेहतर सर्वाइव करेगी और प्रोडक्शन देगी, तो उस हवाले से हम उनको बताते हैं। वहाँ पे लेबॉर्ट्री चेक करते हैं। और पॉन्ड्स, ये जो मौजूदा पॉन्ड्स हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी खड़ा होता है पॉन्ड्स में, और ये जो फार्म्स हैं यहाँ पे पानी खड़ा होता है, ये रनिंग में नहीं होता, तो वहाँ पे ब्रीडिंग भी नहीं होती। वहाँ पे हर साल वहाँ पे बीज और डालना पड़ता है। उनको ये भी बताया जाता है कि आप कितना बीज और डालेंगे इसमें, और कितने एकड़ेज का है, एकड़ पे कितना बीज डालना चाहिए, ये इन चीज़ों को बताते हैं हम। उसकी डेप्थ कितनी है, तो उसमें कितनी वैरायटीज़ आप रख सकते हैं और वो कितनी तादाद में रख सकते हैं, ये चीज़ें उनको बताते हैं। और उसको एरिशन कैसे देनी है, पानी कैसे उसमें डालना है, फिर उसमें से निकालना है, ताकि उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन और जो एरिशन है वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलती रहे। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हम उनको बताते हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री सर, ये तो बहुत बड़े साइज़ में ये बता रहे हैं, 200 एकड़ 300 एकड़, तो काफ़ी बड़ा बता रहे हैं ये सिलसिला सारा। मैं इनसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि जितनी भी फार्मिंग होती है ये बेसिकली एक्सपोर्ट के यूज़ में आ रही है, ये सारा लोकल मार्केट के अंदर आ रही है, इसका बेनिफिट कहाँ पर हो रहा है हमें? ये जो फार्म्स हैं, ये फार्म्स लोकल मार्केट में, क्योंकि जो पाकिस्तान की खपत है यहाँ सिंध से ये अपना पंजाब भी जाता है, खैबर पख्तूनख्वा भी जाता है यहाँ की जो फ़िश है। और ख़ास तौर पे हमारी जो फ़िश है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों में अभी फ़िश की यूटिलाइजेशन का इतना ज़्यादा शऊर नहीं है। कराची में रहते हुए कराची के लोग इतना सी फूड नहीं लेते जितना कि पूरी दुनिया लेती है, जो समंदर के किनारे पे रहती है। ये तकरीबन हमारे यहाँ जो इनलैंड की फिशरीज़ है वो भी हमारे यहाँ तकरीबन यहाँ पे हार्बर पे आती है और यहाँ से जाती है बाहर। जो हमारे मुल्क की यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पे यूटिलाइज होती है, अदरवाइज बाकी जो है वो एक्सपोर्ट होती है। The question hour is over. Thank you very much. सर इसमें सर मुझे इजाज़त दो तो मैं एक चीज़ और थोड़ा ऐड करूँ। थोड़ा लोगों को पूरे हाउस को बताना चाहता हूँ कि लाइव स्टॉक एक्सपो हम करने जा रहे हैं 13, 14 और 15 को। पिछले साल भी हमने ये लाइव स्टॉक एक्सपो किया था और ये एक मुनफरिद एक्सपो था। और पूरे पाकिस्तान में चाहे आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, यूट्यूब पे जितने भी आप एक्सपो देखेंगे, कोई ब्राह्मण ब्रीड के हवाले से होगा, कोई हॉस्टन फ्रीजन ब्रीड के हवाले से होगा, या फिर कोई जो है फार्मास्यूटिकल होगा, या फिर कुछ चीज़ें वहाँ पे कलेक्ट होंगी, या फिर किसी एक जगह की चंद ब्रीड्स होंगी, उस पर ये एक्सपो होते हैं, या फिर मिल्किंग कंपटीशन पे होगा, या फिर फैटनिंग पे होगा। ये हमारा वाहिद एक्सपो है जो पाकिस्तान की तमाम तर ब्रीड्स। कब होगा? ये 13, 14 और 15 मार्च को, इसी महीने में। इसी महीने में 13, 14 और 15 मार्च को होगा। ये वाहिद ऐसा एक्सपो है जिस एक्सपो में आपके पाकिस्तान की तमाम तर ब्रीड्स, चाहे वो बफेलो में हो, कैटल्स में हो, शीप्स में हो, गोट्स में हो, ये सारी वहाँ पे आती हैं। और उसके अलावा वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, हॉर्स रेसिंग वगैरह होती है, घोड़ों की रेस होती है, उसमें ऊँट जो है उनका नाच होता है। और उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ आपको नज़र आएगी, वहाँ पे कैवलकेड होगा, जानवरों की परेड होगी। ये सारे जानवर वहाँ पे निकल के परेड करेंगे। और सारी ये इट विल हैपन इन कराची ओनली और जगहों पे नहीं, भी? ये हैदराबाद में हो रहा है। पिछले साल भी हमने हैदराबाद में हटड़ी बाईपास पे किया था, और इस साल भी हम हैदराबाद हटड़ी बाईपास उसी सेम ग्राउंड पे कर रहे हैं।
और पिछले साल अदी फरियाद टारपो साहिबा पहले दिन आई थी और दूसरे दिन सीएम साहब आए थे, और इस साल पहले दिन ओपनिंग के लिए बिलावल साहब आ रहे हैं, उन्होंने कमेंट किया है। और दूसरे दिन इंशाल्लाह हम किसी और डिग्नेटरी को बुलाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि किसी और सूबे से कोई मिनिस्टर आ जाए, क्योंकि पिछले साल भी हमारे पास और सूबों के मिनिस्टर भी थे, उनके सेक्रेटरीज भी थे, कौंसल जनरल्स भी आप थे। लोगों को दावत दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं आप लोग आए। अगर ये आप बाहर से लोग जाना भी आएंगे चाहें तो उसमें, आप जा सकते हैं। मुख्तलिफ The whole house is काउंसलर्स भी आएंगे invited. उसमें। The whole house is invited. जी मैं खड़े होने का मकसद यही था कि मैं सारे हाउस को, पूरे हाउस को दावत देता हूं और पूरे हाउस को दावत देता हूं और ये भी कहता हूं कि आए आप ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये एक इग्नोर सेक्टर है और उसकी जागरूकता को हम बढ़ा रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि, और दूसरा ये कि सिंध में कितना पोटेंशियल है लाइव स्टॉक के हवाले से, वो हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं ताकि लाइव स्टॉक आगे तरक्की कर सके और उससे मुंसलिक जो लोग हैं वो आगे आपको मच्छी भी खिलाएंगे जो आपने नहीं देखी है। जी आपका सर मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, प्लीज। क्या है? जी कैन आई स्पीक? नहीं, Am I allowed? आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, देखें जिसने पहले हाथ उठाया जी। सर इट्स वेरी आप बैठ जाएं, इंपॉर्टेंट जी, सर, बोले इट्स आप क्या इम्पॉर्टेंट। सर ये मैं बात ये करना चाहती हूँ कि safe drinking water, sanitization and hygiene are very crucial to human health and well-being. And specifically, sir, after this pandemic, COVID-19 के हवाले से, water, sanitization and hygiene, and particularly hand washing, has gained even more importance to protect the citizens from various diseases. Hands are a primary source of transmission of many fatal bacteria, viruses and infectious germs. इस हवाले से sir, WHO and medical experts all over the world are also urging to make it an inherent habit of washing hands repetitively so that it can prevent the transmission of diseases. Sir, पूरी दुनिया में हुकूमतें इस वक्त are collectively formulating policies that will signify the importance of hand washing. इसी हवाले से सर हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब also are committed to make public hygiene a priority. So sir मैं रिक्वेस्ट करूँगी इस हाउस से, आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फॉर दिस पर्पस कि एक वॉश का कॉकस इस्टेब्लिश किया जाए प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध में, जहाँ ट्रेजरी साइड से भी एंड अपोजिशन साइड से भी मेंबर्स कंप्राइज किए जाएं, ताकि हम इस कॉकस के ऊपर बेहतरी के लिए काम करें, इस सूबे के लिए बेहतरी के लिए काम करें। ये कॉकस सजेस्ट करेगा पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़ एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स टू इम्प्लीमेंट द ग्लोबल कमिटमेंट्स ऑन wash as far as Sindh is concerned. So please sir, I request you मेरे ख्याल है मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर कैन फॉर्म अ कमिटी विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑपोजिशन आल्सो। अगर आप एक कमिटी बनाइए, अच्छी चीज है हमारे ये बहुत मुल्क बेहतरी के लिए काम होगा। तो ये आप देख लें, ये सेनेट की इलेक्शन के बाद, ओके सर, उसके बाद ये आप बैठ के आपस में यहाँ से भी कुछ मेंबर ले लें, गवर्नमेंट साइड से भी ले लें और इसको फॉर्म करें। ओके सर। Thank you sir, thank you very much. नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम स्पीकर साहब, जैसा कि मैंने अपनी पहली स्पीच में भी कहा था कि हम चाहते हैं कि इस हाउस को सिंध के अवाम की बेहतरी के लिए हम चलाएं। हमारी सियासत, हमारी रेसलिंग, हमारा सब कुछ गेट से बाहर होना चाहिए, आप सही फरमा रहे हैं। इधर से अगर हमारी तनकीद हो तो उसे तनकीद बरा इस्लाह समझा जाए और हमारी तनकीद को कोई दुश्मनी ना कंसीडर किया जाए। जैसे फर्स्ट डे मैंने अपने केस का डिस्कस किया, उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को मना किया, नो प्ले कार्ड, नो स्लोगन्स, ना मैं खुद अपने केस को यहाँ डिस्कस करूँगा। उसके लिए कोर्ट्स मौजूद हैं, प्रेस मौजूद है। मैं एक नई रिवायात का यहाँ रखना चाह रहा हूँ, लेकिन अफसोस जब होता है कि बात करते, आज आपने अच्छी बात की कि जी मैं मोबाइल फ़ोन्स को मना कर दूँगा। मेरा ख्याल है कि आप ये भी कहिए कि जो WWE यहाँ से स्टार्ट की जाती है, वो अगर वो मोबाइल फ़ोन की वीडियो ना होती तो किसको पता चलता कि किस तरीके से कोई कुश्ती कर रहा था, किस तरीके से कोई लड़ने आ रहा था, किस तरीके से कोई उसको रोक रहा था। वो फुटेज, वो रिपोर्ट होती है, सारी चीजें। देखिए ये एक कंप्लेन था प्रेस की तरफ से कि हमारा जो उनकी जो जॉब है
उनकी जॉब यही है कि यहाँ बैठ के साहब, रिपोर्ट करे। मैं एग्री करता हूं, मैं आपकी हर बात को एग्री कर रहा हूं कि आपने अच्छा नोटिस लिया है। मैं कहता हूं कि यहाँ हमारे पास ये हमारी बंदूक है, ये हमारी पिस्तौल है, ये हमारी तोप है, इसको हम चलाएं, इस पे अपनी बात करें। हमारे हाथ, हमारे मुक्के, हमारा सब कुछ खुदा के लिए वो अपने घर में रखें, और बाहर ग्राउंड हाजिर है, वहां सब कुछ होता है। एक तो ये लाइव दुनिया देख रही होती है। मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूं कि यहाँ हमारे लिए ये माइक है, उसको इस्तेमाल करें, हम पे तनकीद करें, हम इन पे तनकीद करें, हमारी गलत बातों को रोकें, हमारी गलत बातों को उजागर करें। हम अगर कोई गलत बात करते हैं उसको ठीक करें। और इसको मैं कहता हूं कि हम इनको भी चाहता हूं कि इसका जवाब मुक्के से ना दें, बात का जवाब गाली से ना दें, बात का जवाब टोंटिंग से ना दें। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, गलत बात है, इट्स नॉट अ पार्लियामेंट। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, आज हम सुबह सुन रहे हैं कि जी पंजाब में तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से एडजस्टमेंट हो गई है, बड़े अच्छे अंदाज में हो गई है। वहाँ नून भी थी, पीपी भी थी, पीटीआई भी थी, पीएमएलक्यू भी थी, एडजस्टमेंट हो गई। एक बात चलती है कि जी असल मंडी सिंध में लगेगी। क्यों लगेगी? खुदा न खास्ता ये वो असम्बली है जिसने करारदाद पाकिस्तान पेश की, ये वो असम्बली है यहाँ साईं कायम अली शाह जैसे बुजुर्ग सीनियर सियासतदान बैठे हैं जिनकी मैं इज्जत करता हूँ। हमेशा जाके, इस वक्त मेरी तकलीफ है नहीं तो हमेशा मैं इनको जाके सलाम करता हूँ जाकर। यहाँ आपके बड़े भी सीट पर बैठे रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई है। अब जब तकलीफ होती है हमें, हम नुमाइंदे, हम 162 लोग यहाँ मौजूद हैं, हम लेकिन सिंध के 6 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। हमारे वोटर्स क्या सोचते होंगे कि हमारे यहाँ मंडी लगेगी? हम खुदा न खास्ता बिकाऊ माल हैं, हम बिकने के लिए। तो ये इस ईवान की इज्जत बहाल रखवाना आपकी भी जिम्मेदारी है। और हम खुदा न खास्ता, मैं नहीं समझता कि हम कोई बिकाऊ माल हैं, हम कोई किसी गंदे धंधे के अंदर। क्यों पीटीआई सिंध में सॉरी कहते हैं मंडी लगेगी? मंडियां नहीं लगनी चाहिए। आज एक तारीखी फैसला उस हवाले से आया है, गो कि हमने साबित कर दिया कि हमने पहल की। नहीं तो हमेशा जहाँ गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि खुफिया रहे ताकि खरीदो फरोख्त हो सके। हमने इब्तदा की, हमने प्रेसिडेंट साहब का जो सुप्रीम कोर्ट को इसलिए भिजवाया कि कॉन्स्टिट्यूशन जी 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में जी उसके तहत आर्टिकल 226 के तहत वो हो रहा। हमने उसमें कहा था कि चूंकि देखिए पिछली दफा जो नोटों की गड्डियां, स्पीकर साहब आपने भी देखी, हमने भी देखी, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनता है। और वो उस पे जो सेनेटर्स बने वो कौन थे? वो सेनेटर्स बने जिनकी वहां तादाद नहीं थी, वो सेनेटर्स बने जिनके एमपीएस नहीं थे। वो किसके खून पसीने के पैसे थे? मैं समझता हूं कि हमें इस मैसेज को और कुछ हमारे मोअज़्ज़िज़ अराकीन, कुछ सीनियर अराकीन कॉल्स कर रहे हैं, गुडविल मैसेज, सो लेट्स तो मैं पूरी कर दूं। मैं बड़े अच्छी बात कर रहा हूं, मेरा ख्याल है कि मेरा राइट है कि मैं अच्छी बात करना चाह रहा हूं, अच्छी जवाब चाहूंगा। मैं कहता हूं कि कॉल्स नहीं होनी चाहिए। बाकी ज़मीर के मुताबिक, अपने खमीर के मुताबिक अगर कोई वोट बेचता है, मतलब ज़मीर के मुताबिक नहीं बेच सकता, अपने खमीर के मुताबिक अगर गंदा खमीर किसी का होगा तो बेचेगा, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, 3 रोज़ पहले जो मैं कहना चाहता हूँ, खुर्रम शेर जमान साहब की बात को दिल पे लिया गया। मैंने कहा क्यों झगड़ा हो गया? आज मैंने देखा कि मैं देखूं कि मेरा सिंध किस बात में नंबर 1 है। गूगल पे हमने लिखना शुरू किया जब मैं आ रहा था बख्तर के जी नंबर 1। मैंने कहा डेवलपमेंट में सिंध 0, हेल्थ में 0, एजुकेशन में 0। ऐसे ही लिखा एक बंदे ने, डॉग बाइट केसेस टॉप पे सिंध आ गया। मतलब पूरी गूगल के ऊपर लिखें डॉग बाइट केसेस तो सिंध नंबर 1 आ गया। तो क्यों ना कहें कि सिंध में ये जो कुत्ते हैं उन्होंने हमें भभोर डाला है, 1.5 लाख कुत्तों ने सिंध के लोगों को काटा है। तो हमारी सिंध, ये वो सिंध थी जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आज इस असेंबली से आवाज आती है कि ये मंडी सिंध में लग रही है। मैं कहना चाहता हूं हम सब बाज़मीर लोग हैं, हम इंशाअल्लाह ना किसी को खरीदने की कोशिश करेंगे। और अगर मैसेज दें जो पंजाब में मैसेज दिया गया कि यहाँ भी हम, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके मुताबिक, उसके तादाद के मुताबिक, मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक अगर मेंबर जाए इस शहर में इज्जत होगी। और यहाँ जाली डोमिसाइल के मेंबर भी आ गए हैं। यहाँ जाली डोमिसाइल नीचे तो चलता था, जाली डोमिसाइल की मेंबर साहब आ गई हैं। पहले जाली डोमिसाइल पे रहमान मलिक साहब यहाँ आए थे, सेनेटर्स भी जाली डोमिसाइल पे आ रहे हैं। असा समझू था ये सिंध वासियन जो हक आ, सिंध वासियन जो हक आ, इते सिंध जा असांजा नुमाइंदा हुजण घुरजन। ऐं मां चवांसि थो सिंध वासियो नज़र रखिजो, ख़ुदा न ख़ास्ता जेकॾहिं वोट खे ख़रीद कया ऐं जे फ़रोख़्त कया, ॿिन्ही ते ख़ुदा जी लानत हुजे, ॿिन्ही ते ख़ुदा जी फिटकार हुजे। महिरबानी। मुकेश, you want to speak or he wants to speak? जी बोले। थैंक यू स्पीकर साहब।
जी जनाब, ऐवान में अभी हमारे ऑपोजिशन लीडर ने बड़ी अहम बातों पर तवज्जो मरकूज़ की। मैं अगर इजाज़त हो तो मैं 2-3 बातें जो उन्होंने कही उसकी मैं बात लेकर चलूँ आगे। शुरुआत इन्होंने की इनकी अपनी गिरफ्तारी पर, इनके अपने केस पर। सर, आप भी इलेक्शन लड़ते हुए आए हैं, हम सब इलेक्शन लड़ते हुए आए हैं, हम सब पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन के रूल्स और रेगुलेशंस की। इलेक्शन कमीशन ने कब कहा है कि जहां पे किसी भी हलके में इलेक्शन हो रहा हो, किसी भी गैर मुतल्लिका एमपीए या एमएनए का वहां जब दाखिला ना हो और वहां पे आप हथियारों की नुमाइश करें? इलेक्शन कमीशन ने कब कहा है कि आप जदीद हथियार और जिसमें G3, क्लैशनकॉफ, M16 जैसे हथियार वहां ले जाएं और वहां पे आप फायरिंग करते रहें? अगर G3 अलाउ नहीं है ना, अच्छी बात की सर, पीटीआई के एक मेंबर ने अच्छी बात की, G3 अलाउ नहीं है। मैं अभी इनको उसी तस्वीरों में से, उसी कॉन्वॉय की तस्वीरों में दिखा सकता हूं कि वहां पे लोगों के हाथों में G3 थी और वो सारे के सारे, मैं दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं, मैं स्क्रीन पे भी दिखाता हूं। अगर साबित नहीं हुआ तो मैं यहाँ अपनी छोड़ देता हूं। अच्छा आप साबित करें तो उसको आप डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल सर, मैं साबित करूंगा, मैं साबित करूंगा कि जी G3 वहां पे मौजूद थी और वो हथियार और वो जो गनमैन थे, वो जो वांटेड लोग थे, वो अभी तक गायब हैं। पुलिस उनको ढूंढ रही है। सर मुझे ये बताएं, क्या ये दहशतगर्दी के जुमरे में आता है नहीं आता कि जहां पे आपको कुल्हाड़ी लेके जाने की इजाजत ना हो, वहां पे आप जदीद हथियार लेकर जाएं और हथियारों की नुमाइश? क्या हम लोग यहां पे वाना वजीरिस्तान में बैठे हुए? अगर इस तरह हथियारों की नुमाइश और वोटरों को हिरासा करने के लिए जो चीजें की गई, मैं समझता हूं कि ये कहीं पे भी मौजूद माशरे में या जहां पे कानून नाफिज हो वहां पे इस तरह की चीजें नहीं होती। दूसरी बात सर, जेल में आप भी रहे हैं, जेल में हम भी रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि जेलों के हॉस्पिटलों में जिस तरह मुलाकातें हो रही, तस्वीरें आई, केक कटने की तस्वीरें आई। अगर हुकूमत इंतकामी कार्रवाई का कोई सोच रखती तो क्या जेलों में इस तरह के मजे होते? अगर दूसरी बात की गई सेनेट के इंतखाबात की, सर मैं एक बात कहता हूं, अभी तो हमारे भाइयों को सेनेट के इंतखाबात में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब था तब क्या किया इन्होंने? कितने वोट थे इनके पास? तब किसने कौन से टैक्टिक्स इस्तेमाल किए? तब ये उसूल क्यों भूल गए? जब नजरिया क्यों नहीं भूल गए? जब इनको सारी बातें क्यों नहीं याद आई? सर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोट का एक तकद्दुस है, वोट के तकद्दुस को उन्होंने अहमियत दी है। आज इन्होंने क्यों ये ऑर्डिनेंस लेके आए? क्या इनको ये पता नहीं है कि आईनी शक, भाई बीच में आपको बोले कमेंट्री को शौक है? भाईजान, जो कल आप भी करके आए वो भी पता है हमें। जी जनाब, कल जो आप करके आए वो भी पता है हमें। हाँ, सब पता है। माइक पे बताऊं कल क्या करके आए आप? अच्छा खैर, खुर्रमशेर जमान साहब, यहाँ वो वाले लोग नहीं है। हाँ जी, तो सर जिस तरह इन्होंने आइन की धज्जियां उड़ाई, इन्होंने आइन के में जो चीज आइनी तरामीम हो सके वो ऑर्डिनेंस के जरिए जिस तरह बुलडोज करने की कोशिश की, आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको कह दिया कि कोई भी आईनी तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। जो लोग पार्लियामेंट को जानते नहीं हैं, जो लोग पार्लियामेंट को पहचानते नहीं हैं, जो चोर दरवाजों से इख्तियार में आके बैठते हैं, उनके मुंह पे ये तमाचा था। आज ये तारीखी फैसला उनके मुंह पे तमाचा था। ये बात आज इन्होंने सर ये ऑर्डिनेंस क्यों लेके आए? क्योंकि इनको पता है कि पीटीआई के अपने जितने भी इनके मांगे तांगे के जो भी इन्होंने जिस तरह इलेक्शन ली, इनके मेंबर इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। उनको वो इमरान खान की या उसकी पॉलिसियों के शदीद खिलाफ है। तभी इन्होंने पंजाब में भी ये फार्मूला इस्तेमाल किया, क्योंकि इनको पता था कि वहां पे इनको तारीखी शिकस्त होगी। और इंशाअल्लाह ताला 2 दिन बाकी है,
इंशाल्लाह सिंध में भी इनको तारीखी शिकस्त होगी। अब आपको याद आता है कि जी सीट एडजस्टमेंट की जाए, जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन था तब आप कहां गए थे? तब आपकी ये सोच क्यों नहीं थी? तो सर इंशाल्लाह तारीखी शिकस्त दोबारा भी होगी, बाकी इंशाल्लाह ताला फतेह हक व सच की होगी। ये कितने भी हरबे इस्तेमाल कर ले, ये कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला इनको तारीखी शिकस्त होगी। थैंक यू वेरी मच। चढ़ी चाहिए आपको? छड़ी चाहिए। पे बात की है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, मुझे अलाउ किया जाए। इस पे बात की है, मैं थोड़ी सी बात उस पर स्पेसिफिक कर दूं, क्योंकि ये असरअंदाज होने की कोशिश की उन्होंने केस के ऊपर। मोहतरम स्पीकर साहब, मोहतरम हमारे वजीर साहब ने बात की, उनको अपना हक है सब बात करने का। इन्होंने कहा कि G3 मौजूद थी और अगर नहीं होती तो ये इस्तीफा देंगे। तो अब इन्हें प्रूव करना चाहिए। और अब मैं एक बड़ी खतरनाक बात आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने दिल में रखी हुई थी। जिस रोज मुझे जेल में ले जाएगा, सुनिएगा स्पीकर साहब, मैं आपका मेंबर हूं, आज ये क्या दौर आ चुका है और मैं माइक पर कह रहा हूं, सुनिए, इन साहब का चूंकि नाम है, जब मैं गया तो मुझे जेल में जब पहले तशद्दुद किया गया, फिर एक सेल में रखा गया। रात को 11 बजे हसन सहतो सुप्रीडेंट जेल आता है, उसने मुझे कहा कि अभी अभी शर्जील मेमन का फोन आया है हसन सहतो सुप्रीडेंट जेल के, उसको बताना है कि वो उसको मच्छर खा रहे हैं, कि शर्जील मेमन ने मुझे अभी फोन किया है कि वो आराम में तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है और कोर्ट दूसरी में, बात, मैं अपोजिशन लीडर की हैसियत से मेरे पास सिक्योरिटी पुलिस ने देनी थी। मेरी सिक्योरिटी 10 फरवरी को एज अपोजिशन लीडर मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की, चूंकि हमला कराना था। जेल में इन्होंने हमला कराया, जेल में आरिफ मामा, जुबैर सेठा और वो एक देखें ये सारी चीजें जो हैं सबके साथ इन्होंने, और शर्जील मेमन और इन लोगों ने यहाँ बैठ के मैनेज किया, इन्होंने तशद्दुद को मैनेज किया, इन्होंने हमले को मैनेज किया। और अब इसको साबित करना पड़ेगा, पुलिस इनकी गुलाम बन चुकी है, पुलिस को इनकी लौंडी बन चुकी है, पुलिस इनके कहने पे चल रही है। जेल होम सेक्रेटरी से जवाब ने रिपोर्ट बनाई है कि एक शख्स अपोजिशन लीडर, ग्रेजुएट, टैक्सपेयर, MPA, उसको बैठ जाए, अब बैठ जाए, लेट्स फाइंड आउट। देखिए सर मैं रिस्पॉन्स करूं, मेरा नाम लिया गया है। मुकेश चावला साहब, मेहरबानी जी, आप बैठ जाएं जी, मुकेश साहब आप लोग बैठ जाएं, लेट मुकेश स्पीक। सही मुकेश सर मेरा नाम लिया गया है, आप बैठ जाएं पहले, लेट्स फाइंड आउट। आप बैठे पहले, लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम। अपोजिशन ने मेरा नाम लिया, मैं आपको आई गिव यू टाइम, पहले लेट्स मुकेश। सर ऑपोजिशन लीडर ने मेरा नाम लिया कि देखें ऊपर ओरिएंटेशन की अभी मीटिंग भी है, ओरिएंटेशन की मीटिंग है ऑडिटोरियम में, सारे मेंबर्स को उन्होंने बुलाया है इलेक्शन कमीशन ने, तो काइंडली इसको आप जरा खत्म करें। जी। मुझे किसी से ना खुदा ना खासा डर है ना खौफ है, और अगर मैंने कोई काम करूंगा तो मुझे इस तरह का तो मैं ना ही किसी सुप्रीडेंट के कहने पे करूंगा, किसी और कहने पे करूंगा। लेकिन सर ये है वो G3 की तस्वीर, ये है वो G3 की तस्वीर। नहीं तो मैं इस्तीफा देता हूं, आप लोग इस्तीफा दो। ये बताएं ये G3 किसकी है, ये बताया जाए ये G3 किसकी है। अगर हलीम आदिल शेख की G3 है तो क्या उसके पास वो लाइसेंस है या नहीं है, ये G3 पैदा करके दे। ये वेपन्स किसके आए, जब ये ऑटोमेटिक वेपन्स कहां से आए, इसका लाइसेंस है इसके पास? साहब बोले
सर तो बैठ जाए पूरी वीडियो है सर। ये बताएं हाँ किसकी है ये? क्या वीडियो दिखाता हूं आपको। मैं इनको वीडियो भी दिखाता हूं, मेरे पास वीडियो भी पड़ी है। ये जदीद हथियार लेकर, ये प्रोहिबिटेड वेपन लेकर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन के दौरान जाना, मुझे बताएं ये चीजें कहां से आई इनके पास? ये किसके लाइसेंस पर है? ये किसके लाइसेंस पर है? ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बदमाशी का माहौल है, लेकिन सिंध में बदमाशी का माहौल नहीं चलने देंगे। सिंध में बदमाशी का माहौल नहीं चलने देंगे। सिंध किसी की जागीर नहीं है। हाँ ले आओ। अब बैठ जाएं, लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम हिम। भाई मास्क पहन लो, मास्क पहन लो, बोले मास्क पहनो, मास्क। मुकेश साहब आप बोले, अब बैठ जाएं प्लीज। जी थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सर अब इनको बोले कि ये बैठ जाएं, उनका नाम लिया गया, उसने रिस्पॉन्ड किया, इसको बोले बैठ जाइए, ये क्यों खड़े? ये किस लिए खड़े? इनका कोई हक नहीं पहुंचना, ये बैठ जाए। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ जी बोले, बैठ जाओ। सर मास्क पहन ले पहले भाई, ये और गंदे जरासीम निकलेंगे इधर से। आप लोग बैठ जाएं सर मेरा अर्ज ये है कि बिल्कुल अच्छी बात है, हाउस को प्रॉपर्ली चलना चाहिए। और आजा बताता हूँ, कितनी खुशी हो रही है। आजा बताता हूँ कितने मूड में हूँ। आजा मेरे एनी टाइम। वैसे ही 12 लोग भेजे थे, तू रेट ही नहीं बता रहा, मैं क्या करूँ? तो सर आंसुओं में बह गए तेरे। अच्छी बात है सर, बिल्कुल हाउस को चलना चाहिए एंड तनकीद होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर। मगर एक बात हम ये भी क्लियर कर दें, तनकीद करें उसका जवाब देंगे। आपका राइट है तनकीद करना और गवर्नमेंट का राइट है जवाब देना। अगर आप बदतमीजी करेंगे तो इधर से भी बदतमीजी होगी। अगर आप गाली दोगे तो इधर से भी गाली आएगी। और अगर आप हमारी लीडरशिप पर बात करेंगे तो फिर खामोश हम भी नहीं बैठेंगे। तो ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। आप अपने दायरों पे रहें, ठीक है? अगर आप कुत्तों पे बात करेंगे तो हम भी कुत्तों पे बात करेंगे, ठीक है सर? तो हमने किसी शेरू का नाम नहीं लिया सर, ठीक है सर? हमने किसी शेरू का नाम नहीं लिया। पता नहीं हम कोई गवर्नमेंट की गाड़ी में कुत्ते नहीं घुमाते हैं सर। कोई हम गवर्नमेंट की गाड़ी में विद प्रोटोकॉल कुत्तों को नहीं घुमाते हैं, ठीक है सर? तो सर बिल्कुल हाउस को चलना चाहिए, अच्छी बात है, बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए। मगर प्लीज ये आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप ही बोले इनको कि एक लिमिट में रहकर, अगर आप इधर से गाली गलौज देंगे तो फिर सर हमारे मेंबरों ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, वो हम दिखाएंगे। रिटेलिएशन होती पहले भी होना नहीं दिखाए, चाहिए, अब भी दिखाएंगे। होना दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एनीवे, ऊपर ऑडिटोरियम में मीटिंग है 3 बजे और सबको इनविटेशन है, कि सब लोग चलें और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरह है। तो ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? ओके, नाउ द हाउस इज adjourned to meet again on Tuesday the 2nd March at 11 AM. नमो तो जान छुट्टी मां या पियो को बेलहन चाहिए। अब हाने